नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, लेकर हाजिर हूं दमदार 10 यानी सुबह 10 बजे के 10 बड़ी खबरें। आज आपको दमदार 10 में दिखाने जा रही हूं बीजेपी के मेगा सदस्यता अभियान की तस्वीरें, डिटेल्स। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी की इंसाफ की लड़ाई के बीच ममता सरकार ने आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। मानकर चलिए हंगामा होने के पूरे आसार हैं। पूरी डिटेल और पूरी नजर इस खबर पर। वहीं डॉक्टर बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर ओवैसी क्यों भड़के हैं, क्या कारण है, बताएंगे आपको। मुंबई में नीतीश राणे के भड़काऊ बोल पर क्यों मचा बवाल, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर कैसे कसा ईडी का शिकंजा, इस खबर पर भी होगी नजर। साथ ही बताएंगे लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत क्यों बनी है मिस्ट्री। 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ कहां हुआ एक्शन। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने अब किसको निवाला बनाया, और गुजरात के बाद कैसे दक्षिण भारत पर टूटा बारिश का कहर। कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज भी 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। दक्षिण में जल प्रहार की तस्वीरें होंगी आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात चरखी दादरी कांड की। जी हां, उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर का आतंक मचा हुआ है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने फिर हमला किया है। भेड़िए ने हमला कर 3 साल की मासूम बच्ची को मार डाला। महसी इलाके में सोती हुई बच्ची को एक भेड़िया उठाकर ले गया। भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला पर भी हमला किया, उसे घायल कर दिया। बहराइच में 2 खूंखार भेड़िए अभी भी लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हरदी इलाके के पूर्वा गांव में 3 साल की अंजलि अपनी मां के साथ सो रही थी। तड़के सुबह 3:45 बजे भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। वो चुपके से बच्ची को उठाकर ले गया। शोर सुनकर मां की आंखें खुली तो शोर मचाते हुए उसने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन अंधेरे की वजह से वो भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद ड्रोन कैमरे से तलाश करने पर बच्ची का शव गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा मिला। बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बच्चा, हमारा सोना चले गया, हमारा हीरा चले गया, हमारे हाथ से हमारा करे फाड़ डाली ना, हमारे हाथ से छीन ले ना। कहाँ पाई भाई अपने बच्चा का, ये बच्चा ना पाई भाई, बच्चा चले गए। रात पूरी बैठ काटे डारी तरह है। आज महीना भर होगी, महीना भर पूरी रात का जागी तरह है। तो ये बात जो सोए गए 3 बजे भर है सवेरे, तो बच्चा कब ने खोई दिया, उठा लेगा जानवर नहीं पावा अपने बच्चा कहाँ। वहीं बहराइच प्रशासन का कहना यह है कि भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जब भेड़िए पकड़े ना जाएं तब तक लोग अपनी सावधानी बरतें, घरों से बाहर ना निकले। और खास तौर पर जो गांव में लोग सोते हैं, घरों के बाहर खाट बिछाकर बेधड़क सो जा रहे हैं, अब इससे बचने की जरूरत है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है, और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं, और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं, और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं इस खबर पर। विशाल, जैसा कि अधिकारी कह रही थी कि ये भेड़िया जो है अब गांव बदल भी रहा है, तो अब कौन सा भेड़िया किस गांव पर अटैक करेगा ये पता लगा पाना तो बहुत मुश्किल है। तो रणनीति क्या अपनाई जा रही है?
मीनाक्षी, देखिए, प्रशासन के सामने, वन विभाग के सामने और डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनके सामने जो समस्या आ रही है वो यही आ रही है, जिसका भी जिक्र भी कर रही थी अधिकारी, कि 3 से 4 दिन का बीच में गैप आ जा रहा है। यानी कि जब भेड़िया कहीं अटैक करता है, जैसा कि आज की बात कर लिया जाए, पिछले 24 घंटे में तीसरा यह अटैक है, और उसके बाद जो अब की क्रोनोलॉजी है वो यही कहती है कि 3 से 4 दिन का भेड़िया पूरी तरीके से ब्रेक ले लेता है। 6 भेड़िए थे, आदमखोर भेड़िए, जिनमें से 4 को ट्रैप कर लिया गया है, पकड़ा जा चुका है। लेकिन वन विभाग की तमाम कोशिशें, जिला प्रशासन की तमाम कोशिशें, लोकल पुलिस भी सहयोग कर रही है, उनकी भी कोशिशें 2 भेड़ियों को पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई हैं। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे में न सिर्फ 3 हमले हुए हैं, बल्कि एक मासूम बच्चे की आज देर रात बहराइच के नशेड़ी गांव में मौत भी हुई है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि भेड़िए कम से कम अभी प्रशासन की जो कोशिशें हैं, वन विभाग की जो कोशिशें हैं, उनसे आगे चल रहे हैं, और उनको ट्रैप कर पाने में, उनको पकड़ पाने में फिलहाल वन विभाग को जो दिक्कतें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बताया जा रहा है कि जो भेड़िया का आमतौर पे काम करने का तरीका होता है वो यही होता है कि वो शेल में, एक ठंडे शेल में जाकर के पनाह ले लेता है, छुप जाता है, और जो वहां पर एंटी ड्रोन कैमरेज चल रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो बच जा रहा है। हालांकि वन विभाग लगातार ये दावा कर रहा है कि 4 आदमखेड़ भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और 2 को बिल्कुल ठीक विशाल, अब 2 भी जल्द से जल्द पकड़े जाए तो लोग राहत की सांस लें। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दमदार 10 में दूसरी खबर लखनऊ से है। यहाँ आईपीएस की बेटी की संदिग्ध मौत से सनसनी मची हुई है। लखनऊ की लॉ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 21 साल की एक स्टूडेंट अनिका रस्तोगी का शव बरामद किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में लड़की को बेहोशी की हालत में कमरे में पाया गया था। ये लड़की एलएलबी 3rd ईयर की छात्रा थी। वो बेहोशी की हालत में ही हॉस्टल के एक ही कमरे में जमीन पर पड़ी हुई मिली। आनन फानन में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। एलएलबी 3rd ईयर की स्टूडेंट थी अनिका, और बड़ी हैरानी की बात है कि अपने ही कमरे में, अपने ही हॉस्टल के कमरे में बेसुध पड़ी हुई अनिका, आखिर इसके साथ हुआ क्या? मृतक छात्रा के पिता आईपीएस संतोष रस्तोगी हैं। अभी एनआईए में आईजी रैंक के अधिकारी हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर वो तैनात हैं। बताया जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अनिका शनिवार रात खाना खाने के बाद हॉस्पिटल पहुंची। लड़की ने रूम के अंदर ही जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद जब उसकी रूममेट वहां पर पहुंची, काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब अनिका ने दरवाजा नहीं खोला तो फिर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। इस दौरान देखा तो लड़की फर्श पर बेहोश दिखाई दे रही थी। फौरन लड़की को एम्बुलेंस से अपोलो मेडिक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। लखनऊ की ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी है और इसमें एलएलबी की 3rd ईयर की एक छात्रा की मौत हो गई है। दरअसल हॉस्टल में, इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ये छात्रा रहती थी। उसके साथ जो लड़की रहती थी, जब दरवाज़ा नॉक किया रात में, दरवाज़ा नहीं खुला, हॉस्टल का स्टाफ बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर ये छात्रा बेहोश मिली। अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर इस बच्ची की मौत की असली वजह क्या है। इस बच्ची के जो फादर हैं वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। अब खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने रेड मारी है। इस वक्त ईडी की टीम आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर मौजूद है और तलाशी ले रही है। ईडी की टीम अमानतुल्लाह से दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी है। अमानतुल्लाह का दावा है कि सर्च वारंट के नाम पर ईडी का मकसद केवल उन्हें गिरफ्तार करना है। अमानतुल्लाह ने कहा है कि उन्होंने ईडी के हर नोटिस का जवाब दिया, लेकिन बीजेपी के इशारे पर ईडी के लोग उन्हें पिछले 2 साल से परेशान कर रहे हैं। आज सुबह जब ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर अमानतुल्लाह के घर पहुंची तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने काफी देर तक तो दरवाजा ही नहीं खोला। गेट पर अमानतुल्लाह और ईडी अधिकारी के बीच काफी देर तक नोक-झोंक होती रही, जिसकी तस्वीरें अब आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। जब आपको मैंने लिखा था कि 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए थे। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? अरेस्ट तो करने आए हो आप। 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे पास कौन सा माल है? करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर पे खर्चे को पैसे नहीं है,
मेरी मदर इन लॉ ऑपरेशन में पड़ी हुई है, आप क्या सर्च करने आए हो, क्या है मेरे पास? आम आदमी पार्टी के नेता पर 32 लोगों की अवैध नियुक्ति करने का आरोप है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही आप नेता ने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया। अमानतुल्लाह पर यह भी आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का भी दुरुपयोग किया है। हालांकि अमानतुल्लाह का कहना यह है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी का मकसद केवल उन्हें परेशान करना है, उनकी पार्टी को तोड़ना है। फर्ज वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर अब ये सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। अमानतुल्लाह खान के घर पर जो ईडी की रेड हुई है उस पर संजय सिंह ने कहा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ तो दरअसल कोई सबूत है ही नहीं। मोदी सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रही है। ये तानाशाही है, ये गुंडागर्दी है। आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। हमारे सहयोगी संजय शाह इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। क्या ईडी की छापेमारी खत्म हो गई है या ये अभी भी जारी है? नहीं, बिल्कुल मीनाक्षी, सुबह 8:20 पे ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर एंट्री की है। उसके बाद से लगातार जांच जारी है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि यहाँ पर ईडी के अधिकारियों की गाड़ी लग गई है और ऐसी बातें कही जा रही है कि ईडी यहाँ से अमानतुल्लाह खान को मुख्यालय लेकर जा सकती है और मुख्यालय पर पूछताछ कर सकती है। इस तरह की बातें अभी सामने आ रही है, जिसकी तैयारी यहाँ पर पुलिस ने दोनों तरफ से ये जो इनके घर के बाहर की रोड है उस रोड पे पब्लिक का मूवमेंट बंद कर दिया है लोकल पुलिस ने, और यहाँ पर इस रोड पे पूरी तरीके से गाड़ियां लगा दी गई है। और ये चर्चा है कि यहाँ से अब थोड़ी देर में ही अमानतुल्लाह खान को यहाँ से ईडी मुख्यालय ले जाएगी और वहाँ पर पूछताछ करेगी। चूंकि सुबह 6:15 पर ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनको घर में दाखिल होने को लेकर काफी जद्दोजहद हुई। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद उनको ईडी के अधिकारी घर में दाखिल हुए हैं। अब पूछताछ के बाद लेकर जाने की तैयारी है कि यहाँ से ईडी के अधिकारी मुख्यालय लेकर जाएंगे। लेकिन ये मामला तो देखिए 2016 का है और 2016 के मामले में जिसमें ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है, अब क्या गिरफ्तारी हो सकती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात होगी वक्फ बिल पर चल रही सियासत की। तेलंगाना के महबूब नगर में वक्फ बिल के विरोध में एक जलसे का आयोजन किया गया और मंच पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी थे। ओवैसी हो और भड़काऊ तकरीरें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। मंच पर ओवैसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी भी मौजूद थे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। मोदी देश में समस्याओं का समाधान खोजने के बजाय मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बता दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने भी डायरेक्ट मोदी सरकार को टारगेट किया और कहा कि सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रही है। ये जो बिल
मोदी की हुकूमत ने पार्लियामेंट में पेश किया है, ये हमारे आइन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये भारत की आइन संविधान की दफा 14 के खिलाफ है, दफा 25 और 26 के खिलाफ है, और ये भारत की आइन में जो हमको मजहबी आज़ादी दी गई है उसके भी खिलाफ है। ओवैसी को जब भी मंच मिलता है वो वक्फ बिल पर सरकार के खिलाफ मुसलमानों के बीच एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। वक्फ की बात करते करते ओवैसी चीन पर पहुंच गए, किसान बेरोजगारी तक की भी बात कर गए। अब ये कानून बनाने जा रहे हैं वक्फ का। ये वक्फ को मजबूत बनाने के लिए नहीं, अगर पूरी दुनिया में अगर कोई झूठों का सरदार है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो इसको समझना पड़ेगा। फिर नरेंद्र मोदी ने कहा था अपनी इस हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, क्या कहा था कि हमारी बेटियां, हमारी माएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर हमको दिया जाएगा, भैंसों को हमारे हिंदू भाइयों से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ये मोदी ने कहा था राजस्थान में अपने भाषण में, और अब हुकूमत इनकी बन के 100 दिन भी नहीं हुए, आपने वक्फ का कानून ला लिया। 100 दिन भी नहीं हुए। सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में बेरोजगारी का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट हिंदू हो, कोई भी हो, वो नौजवान के पास रोजगार नहीं है। वो रोजगार के लिए तड़प रहा है, मगर नरेंद्र मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। किसान खुदकुशी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर कि एमएसपी मिलना चाहिए, मोदी को उसकी फिक्र नहीं है। चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठ गया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं और चीनी इंजीनियरों को भारत में आने का वीजा दूंगा और तुम पैसा इन्वेस्ट करो भारत में। आप अंदाजा लगाइए हमारे वजीर आजम की, उनकी हुकूमत की जहनियत का, कि रोजगार बेरोजगारी मसला है नहीं, किसान परेशान है नहीं, मगर किसके पीछे पड़ गए? मुसलमानों के पीछे। इधर जमीयत भी लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों के बीच अलग तरह का डर फैला रहे हैं। हमने उसी दिन ये बात कही थी कि हमें ये बिल ही मंजूर नहीं है। वक्फ का कानून जो बना हुआ है वो काफ़ी है। जो लोग ये कहते हैं कि इससे मुसलमानों के वक्फ की हिफाजत होगी और मुसलमानों को फ़ायदा होगा, हम इसको झूठ समझते हैं, मकर व फरेब समझते हैं। बात वही सही है कि वो तबका फ़िरका परस्त जो मुसलमानों की लाखों और अरबों और खरबों की जायदाद को हड़प करना चाहता है, वही इस कानून की तायीद कर रहे हैं। मुसलमान इसकी तायीद नहीं करेगा। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के बाद डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई अभी तक जारी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र अभी भी सड़कों पर हैं। लेडी डॉक्टर को जल्द न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई के बीच ममता सरकार ने आज से 2 दिन का पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कल एंटी रेप बिल पेश करेंगी। इसमें रेप से जुड़े हुए मामलों में सजाए मौत का प्रावधान रखा गया है। खास बात यह है कि ममता के खिलाफ संग्राम छेड़ने वाली बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन करने का फैसला किया है, और खैर समर्थन करना भी चाहिए। ममता सरकार ये बिल ऐसे वक्त पर लेकर आ रही है जब बंगाल के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी कोलकाता में बड़ी रैली निकाली गई, इसमें हजारों लोग शामिल हुए। मशहूर एक्ट्रेस अपर्णा सेन भी सड़कों पर उतरी। राष्ट्रपति ने एक बार फिर महिला से जुड़े हुए अपराधों पर चिंता जताई। इधर ममता बनर्जी ने टीएमसी छात्र सभा से जुड़े हुए कार्यक्रम में इस बिल को पेश करने का ऐलान किया था।
ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्यपाल इस बिल को मंजूरी नहीं देते हैं तो वो राजभवन के बाहर धरना देंगी। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार रेप से जुड़े हुए कानूनों पर को सख्त बनाने के लिए विधानसभा का 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाएंगे। इसके बाद उसी दिन ममता कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी। अभी बिल का ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन उस बिल में क्या खास बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इस बिल में कहा गया है कि रेप से जुड़े हुए सभी मामलों को मर्डर के केस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, यानी कि अपराधी को उम्र कैद की सजा या सजाए मौत दी जाएगी, इससे कम नहीं। अगर रेप की वारदात के बाद पीड़ित महिला की मौत हो जाती है तो रेपिस्ट को एक ही सजा मिलेगी, वो है फांसी। साथ ही उसके परिवार से भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा। आखिर ममता राजभवन के बाहर धरना देने की बात क्यों कह रही है, इसके पीछे का कारण आपको बताती हूं। अभी तक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने बंगाल के एंटी रेप बिल की तरह बिल पास करते हुए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए इसे भेजा है, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली है। रेप से जुड़े हुए मामलों में केंद्र का कानून क्या है और किन मामलों में दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक गैंगरेप पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है तो दरिंदे को फांसी की सजा दी जाएगी। साथ ही अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप या गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात होती है तो दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान है। इसी तरह अगर दरिंदगी के बाद पीड़ित अचेत अवस्था में चली जाए तो सजाए मौत है। साथ ही अगर दोषी आदतन अपराधी है तो उसके लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान का ऑलरेडी कानून में निहित है।